हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम सेल पोटेंशियल, अर्थात सेल विभव के द्वारा साम्य स्थिरांक का निर्धारण करना, डिटरमिन करना। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। और नर्न्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि कोई एक साधारण सेल अभिक्रिया, यदि कोई साधारण अभिक्रिया इस प्रकार से हो कि जिसमें ए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए पार्टिसिपेट कर रहे हों, बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी पार्टिसिपेट कर रहे हों, और ये आपस में अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सी एवं डी, और सी जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी बन रहे हैं अभिक्रिया में, और डी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल डी बन रहे हैं अभिक्रिया में। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक या रिएक्शन कॉफिशिएंट Q को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं: प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट्स का सक्रिय द्रव्यमान डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, है ना, का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल। क्या कहा हमने कि क्वोशिएंट रिएक्शन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू या रिएक्शन कॉशिएंट इज इक्वल टू अभिक्रिया नियतांक जो होगा वो किसके बराबर होगा? रिएक्टेंट्स के सक्रिय द्रव्यमानों के उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि C का सक्रिय द्रव्यमान और इसकी पावर C स्मॉल सी इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान और इसकी पावर स्मॉल डी, क्योंकि डी स्मॉल सी और स्मॉल डी या नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट्स के, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल यानी ए का एक्टिव मास इसकी पावर ए और बी का एक्टिव मास उसकी पावर बी के बराबर होते हैं। तो यह हो गया रिएक्शन कॉफिशिएंट, या इसको हम साम्य स्थिरांक भी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर हमने यह कहा कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी, उसकी वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू अथवा के, क्यू रिएक्शन कॉफिशिएंट अथवा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और डेल्टा जी की वैल्यू हमने क्या रखी? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई के बराबर हमने रख दी, और डेल्टा जी जीरो की वैल्यू हमने रख दी माइनस एन एफ ई जीरो के बराबर। और हमें पता है क्योंकि डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज है उस सेल के लिए, और डेल्टा जी जीरो है मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो डेल्टा जी है उस सेल का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, एंड डेल्टा जी जीरो है मानक अवस्था में सेल का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी की वैल्यू एन एफ ई माइनस एन एफ ई के बराबर होती है, डेल्टा जी जीरो की वैल्यू माइनस एन एफ ई जीरो के बराबर होती है। अब हमने इनकी वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें प्राप्त होती है ये इक्वेशन माइनस एन एफ ई। देखो डेल्टा जी की वैल्यू हमने रख दी माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी जीरो की वैल्यू हमने रख दी माइनस एन एफ ई जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। ई जीरो जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ई है सेल पोटेंशियल, है ना। ई तो है सेल का विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, और ई जीरो है सेल का मानक विद्युत वाहक बल या मानक विभव, और प्लस आर टी एल एन क्यू। तो हमारी इक्वेशन जो हो जाती है वो हमें नर्न्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। E इज इक्वल टू, फाइनली हम इस पूरी जो इक्वेशन है इसको माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, माइनस एन एफ से भाग दे देते हैं। भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ऑन डिवीजन वी विल गेट E इज इक्वल टू ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब ln क्या है? नेचुरल लॉग है, ln है नेचुरल लॉग, और इसको नेचुरल लॉग की जगह हम रिप्लेस करेंगे log टू द बेस 10 से। तो यह जो हमारा इक्वेशन है यह यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.303 से, ठीक है। तो हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू ई जीरो माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यू। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग को हमने रिप्लेस कर दिया लॉग टू द बेस 10 से, इसलिए यह है जो आर टी अपॉन एन एफ है यह 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इक्वेशन प्राप्त हुई E इज इक्वल टू ई जीरो माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू।
अब 2.303 RT अपॉन NF और Q क्या है? Q तो रिएक्शन कांस्टेंट है, रिएक्शन कोफिशिएंट है, और रिएक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? ये हमने देखी थी कि एक्टिव मास ऑफ C की पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B, यानी उत्पादों की सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, या उत्पादों की एक्टिविटी यानी उत्पादों की सक्रियताओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की एक्टिविटीज का गुणनफल यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार से हमें रिएक्शन जो इक्वेशन है ये प्राप्त हो गई। फिर हमने कहा कि जो 2.303 तो है ही, R की वैल्यू हम यहाँ क्या लिख दें? R की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ कितनी? R की वैल्यू लिख देते हैं 8.314 जूल। T केल्विन टेम्परेचर ऑफ रूम यानी उस सेल का टेम्परेचर केल्विन में, और जो कि है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन। N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हुए थे इस सेल रिएक्शन में, और F है फेराडे जो कि 96,500 कूलम यानी 96,500 कूलम वैल्यू जब हम रख देते हैं तो ये वैल्यू हमें ओवरऑल प्राप्त हो जाती है 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग उत्पादों का की एक्टिविटीज का गुणनफल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की एक्टिविटीज का गुणनफल। इस इक्वेशन को हम नर्न्स्ट इक्वेशन कहते हैं। तो अब यदि हम ये कहें कि यदि रिएक्शन साम्य पर हो, यदि रिएक्शन अभिक्रिया जो है अब ये साम्यावस्था में आ गई हो, तो रिएक्शन जब साम्यावस्था में आ जाती है तो उस रिएक्शन के लिए, उस अभिक्रिया के लिए सेल का विभव यानी सेल का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो जाता है। जब रिएक्शन साम्यावस्था में होती है तो किसी भी सेल का विभव, सेल का पोटेंशियल, ई सेल का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम ई सेल की वैल्यू 0 हम नर्न्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ई सेल का मान कितना रख देंगे? 0 मान रख देंगे नर्न्स्ट इक्वेशन में। नर्न्स्ट इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी? ई सेल की वैल्यू हमने 0 लिख दी इज इक्वल टू E0 सेल यानी सेल का मानक विभव माइनस RT अपॉन NF ln C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हमने नेचुरल लॉग को यहाँ रिप्लेस कर दिया log टू द बेस 10 से, तो यह 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यह वैल्यू आ गई 2.303 RT अपॉन NF log K। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोफिशिएंट। तो हमारे E0 सेल की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? E0 सेल जो है, E0 सेल विल बी इक्वल टू ये पूरी की वैल्यू, पूरा जो राइट हैंड साइड का फैक्टर है इसको हम इधर ले जाते हैं और दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो E0 सेल की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार। क्या प्राप्त हो गई? 2.303 RT अपॉन NF log K। और E0 सेल हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें log K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी log K की वैल्यू निकालनी है, तो log K विल बी इक्वल टू NF E0 सेल अपॉन 2.303 RT, और log K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू E0 सेल। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो, और इंटू E0 सेल, और F अपॉन 2.303 RT को हमने अलग रख दिया, और F की वैल्यू हमने 96,500 कूलम रख दी। T की वैल्यू हमने रख दी 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में, केल्विन के रूप में रख दिया, और R की वैल्यू हमने रख दी 8.314 जूल। और जब ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी तो हमारी 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 0.0591। ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी 0.0591 को यहाँ log K इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हमने लिख दिया log K इज इक्वल टू N E0 सेल और डिवाइडेड बाय इंटू F अपॉन 2.303 RT, और 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू कितनी होगी? 0.0591। तो log K की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है N E0 सेल यानी सेल का मानक विभव डिवाइडेड बाय 0.0591। तो इस प्रकार से K की वैल्यू हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त हो गई, और E0 सेल जो है K की वैल्यू तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस प्रकार से किसके द्वारा मिलेगी? नंबर ऑफ सेल, किसी भी सेल अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है उनकी वैल्यू रखकर, और सेल के मानक विभव की वैल्यू रखकर डिवाइडेड बाय 0.0591।
अब E0 सेल हम कहाँ से लाएंगे, E0 सेल की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? E0 सेल की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे, जो इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किसके बराबर होता है? राइट इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। और राइट इलेक्ट्रोड हमेशा कौन सा होता है? हमने नोटेशंस में देखा था कि राइट इलेक्ट्रोड यानी दायां इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, हमेशा कैथोड का कार्य करता है और उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो E0 ऑफ राइट यानी राइट इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव या कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेफ्ट इलेक्ट्रोड हमेशा कौन सा होता है? एनोड होता है, तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हमारा E0 सेल हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाता है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, यानी राइट इलेक्ट्रोड का विभव माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का विभव, दाएं इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस बाएं इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। और E0 सेल हमें प्राप्त हो गया। अल्टीमेटली राइट इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होता है, तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण के द्वारा यानी log k इज इक्वल टू एन E0 सेल अपॉन 0.0591 को हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करके हमें उस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। और k क्या है? रिएक्शन कोफिशिएंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी सेल अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वह है। E0 सेल हमने निकाल लिया E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट इलेक्ट्रोड के द्वारा या E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के द्वारा, और डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.0591 से। तो इस प्रकार से हम log k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और जब log k की वैल्यू हमें निकल जाएगी तो हम उसका एंटी लॉग ले लेंगे और k की वैल्यू एंटी लॉग लेके हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने नर्न्स्ट इक्वेशन के द्वारा उस सेल विभव के द्वारा उस अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।